दोस्तों, पाकिस्तान में पेशावर की पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर बड़ा टेरर अटैक हुआ है। सुइसाइड बॉम्बर्स सीधे हाई सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स में घुस गए और भारी नुकसान हुआ। अब बड़े सवाल खड़े हैं, पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी कितनी कमजोर है, अफगानिस्तान बॉर्डर पर हालात क्यों बिगड़ रहे हैं, और CPEC तथा यूनाइटेड स्टेट्स क्रिटिकल मिनरल्स डील्स का फ्यूचर क्या होगा। आज की वीडियो में समझेंगे ये हमला कैसे हुआ, अटैक्स फिर से क्यों बढ़ रहे हैं और इसका इंडिया और पूरे रीजन पर क्या असर पड़ेगा। पेशावर में हुआ ये पैरामिलिट्री अटैक पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अलार्म है। फ्रंटियर कंस्टेबुलरी के हेडक्वार्टर्स पर मल्टीपल अटैकर्स पहुंचे, पहले गनफायर, फिर सुइसाइड ब्लास्ट्स एंड हाई सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स को ही निशाना बना लिया। पहला ब्लास्ट मेन गेट पर हुआ और जवान सीधे हिट हुए, लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा इसलिए टला क्योंकि बाकी अटैकर्स अंदर भीड़ वाले हिस्सों तक नहीं पहुंच सके। ये घटना फिर दिखाती है कि इंटेलिजेंस और पेरिमीटर सिक्योरिटी में बड़ी कमजोरियां हैं और मिलिटेंट ग्रुप्स लगातार टैक्टिक्स बदल रहे हैं। पाकिस्तान पहले से इंटरनल टेरर, अफगानिस्तान बॉर्डर टेंशन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से जूझ रहा है, और ऐसे अटैक्स पूरे सिस्टम को और शेकी बना देते हैं। इसका ब्रॉडर असर भी साफ है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस गिरता है, बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे CPEC और यूनाइटेड स्टेट्स क्रिटिकल मिनरल्स डील्स रिस्क में जाते हैं, और रीजन, खासतौर पर इंडिया के लिए सिक्योरिटी इक्वेशंस और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पर इस वक्त हालात एक तरह के लो इंटेंसिटी वॉर जैसे बन चुके हैं। 2025 में TTP ने जिस तरह अपने ऑपरेशंस फैलाए हैं, वो दिखाता है कि ये ग्रुप सिर्फ अटैक्स नहीं कर रहा, बल्कि पूरे फ्रंटियर की डायनामिक्स बदल रहा है। अफगान साइड से आने वाले इन्फिल्ट्रेशन राउट्स लगातार एक्टिवेट हो रहे हैं, और मिलिटेंट्स अब छोटे मोबाइल यूनिट्स बनाकर ऐसे एंजल्स से हमला कर रहे हैं जिन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। इन घटनाओं का असर सिर्फ सिक्योरिटी तक सीमित नहीं रहता। बॉर्डर टाउन्स में लोकल गवर्नेंस टूटने लगती है, ट्रेड कॉरिडोर्स धीमे पड़ जाते हैं, और ट्राइबल कम्युनिटीज खुद को दो तरफा दबाव में फंसा महसूस करती है। पाकिस्तान को अब एक नए तरह की चैलेंज का सामना है। ये सिर्फ इंसर्जेंसी नहीं, बल्कि एक कंटेस्टेड फ्रंटियर बनता जा रहा है, जहां लॉ एनफोर्समेंट, ट्राइबल लीडरशिप और बॉर्डर डिप्लोमेसी तीनों की लिमिट्स साफ दिखाई देने लगी है। डूरंड लाइन पर इस समय हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। ये वही सीमा है जिसे पाकिस्तान तो एक ऑफिशियल इंटरनेशनल बॉर्डर मानता है, लेकिन अफगानिस्तान आज तक इसे स्वीकार नहीं करता, और यही वजह है कि दोनों देशों के बीच मिसट्रस्ट कभी खत्म नहीं होता। 2025 में हालात तब और गरमाए जब बॉर्डर पोस्ट्स पर सीधे एंगेजमेंट्स शुरू हो गए, जहां दोनों तरफ कैजुअलिटीज हुई और डिप्लोमेटिक चैनल्स पर भी तनाव खुलकर सामने आया। इस विवाद का असली असर जमीन पर दिखता है। बॉर्डर विलेजेस लगातार अनसर्टेनिटी में जीते हैं, ट्रेड राउट्स बार बार बंद होते हैं, और लोकल पश्तून कम्युनिटीज खुद को दो अलग नेशनल नैरेटिव्स के बीच फंसा हुआ महसूस करती है। ऊपर से TTP जैसी ग्रुप्स इसी फ्रैक्चर्ड बॉर्डर रियलिटी का फायदा उठाकर आसानी से मूवमेंट करती है। डूरंड लाइन पर ये अनरिजॉल्व्ड डिसएग्रीमेंट अब सिर्फ एक हिस्टोरिकल इशू नहीं रहा, ये दोनों देशों के फ्यूचर स्टेबिलिटी को डायरेक्ट चैलेंज दे रहा है। पाकिस्तान के लिए क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इस वक्त एक तरह की रोलर कोस्टर राइड बन चुका है। साल की शुरुआत में अफगानिस्तान के साथ व्यापार सरप्राइजिंगली ऊपर गया। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट ने टैरिफ्स कम किए और सिर्फ 6 महीनों में ट्रेड $1 बिलियन से ऊपर चला गया। लेकिन ये मोमेंटम ज्यादा टिक नहीं पाया। अक्टूबर 2025 के बाद फ्रंटियर पर तनाव इतना बढ़ा कि बॉर्डर बार बार बंद हुआ, ट्रकों की लंबी लाइनें लग गई, और दोनों तरफ एसेंशियल कमोडिटीज के दाम अचानक चढ़ने लगे। अफगानिस्तान भी अब धीरे धीरे सेंट्रल एशिया और ईरान वाले राउट्स पर शिफ्ट हो रहा है, जिससे पाकिस्तान का रीजनल ट्रांजिट एडवांटेज सीधा खतरे में पड़ रहा है। दूसरी तरफ इंडिया के साथ तनाव कनेक्टिविटी को और मुश्किल बना देता है। एयर स्पेस डिस्प्यूट्स, डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ्स और काबुल न्यू दिल्ली की बढ़ती नजदीकियां पाकिस्तान की इकोनॉमिक आउटरीच को और सेंसिटिव बना देती है। हालत यह है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स, खासकर TTP के अटैक्स, हर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड कॉरिडोर को अनसर्टेनिटी में डाल देते हैं। अगर पाकिस्तान को सच में साउथ एशिया से सेंट्रल एशिया तक की गेटवे इकोनॉमी बनना है, तो सुरक्षा, डिप्लोमेसी और बॉर्डर मैनेजमेंट तीनों को नए स्तर पर स्टेबलाइज करना ही पड़ेगा। CPEC की कहानी आज एक नए मोड़ पर खड़ी है। जब 2015 में ये कॉरिडोर लॉन्च हुआ था, तो इसे पाकिस्तान की इकोनॉमी को तेजी से बदलने वाला गेम चेंजर बताया गया था। ग्वादर से जिंजियांग तक सड़कों, रेल
एनर्जी प्रोजेक्ट्स और नए इंडस्ट्रियल हब्स की एक बड़ी विजन के साथ। शुरुआती सालों में हाईवेज, पावर प्लांट्स और लाहौर की ऑरेंज लाइन जैसे कुछ बड़े प्रोजेक्ट सच में पूरे भी हुए, लेकिन वक्त के साथ चीजें धीमी पड़ती चली गई। 2025 तक लगभग आधे से ज्यादा प्रोजेक्ट्स या तो रुके हुए हैं या प्लानिंग में ही अटके हैं। पॉलिटिकल फ्लक्स, मैनेजमेंट इश्यूज और सिक्योरिटी रिस्क्स ने पूरे पेस को हेविली ड्रैग कर दिया है और बीजिंग भी अब ओपनली डिलेज को लेकर अनकंफर्टेबल दिखने लगा है। अब पाकिस्तान CPEC फेज 2 को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। इंडस्ट्रियल जोन्स को एक्टिवेट करने, टेक पार्टनरशिप्स बढ़ाने और ग्वादर को मिनरल एक्सपोर्ट हब बनाने की दिशा में रोड मैप तैयार किया जा रहा है। गोल यह है कि CPEC को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं बल्कि रीजनल इकोनॉमिक इंजन का रूप दिया जाए। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब गवर्नेंस टाइट हो, सिक्योरिटी प्रेडिक्टेबल रहे और पाकिस्तान, चीन और वाइडर रीजन के जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स को स्मार्ट तरीके से बैलेंस कर पाए। पाकिस्तान में चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स इस समय एक अलग ही सिक्योरिटी चैलेंज झेल रही है। खासकर CPEC से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर जिस तरह टारगेटिंग शुरू हुई है उसने बीजिंग को काफी अनईजी कर दिया है। बालोचिस्तान से लेकर नॉर्दर्न ट्रांजिट राउट्स तक चाइनीज इंजीनियर्स और प्रोजेक्ट साइट्स पर होने वाले अटैक्स ने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया है। कई प्रोजेक्ट्स बार बार रुकते हैं, टीम्स को इवैक्यूएट करना पड़ता है और वर्क टाइमलाइंस पूरी तरह अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है। अब हालात ये हैं कि चाइना ने पाकिस्तान से सख्त सिक्योरिटी गारंटीज मांगी है और कई साइट्स पर चाइनीज प्राइवेट सिक्योरिटी भी परमानेंटली डिप्लॉय की जा चुकी है। इस्लामाबाद खुद सिक्योरिटी बजट्स बढ़ा चुका है और इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन को टाइटन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज अभी भी बहुत वॉलेटाइल है। इन डेवलपमेंट्स का असर सिर्फ सेफ्टी तक सीमित नहीं, CPEC की ओवरऑल क्रेडिबिलिटी, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और साउथ एशिया की जियोपॉलिटिकल बैलेंस तीनों पर सीधा पड़ रहा है, क्योंकि चाइना की सिक्योरिटी फुटप्रिंट बढ़ने से रीजन में स्ट्रैटेजिक सेंसिटिविटीज और तेज हो गई है। अब एक दिलचस्प मोड़ देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की नजर पाकिस्तान के मिनरल सेक्टर पर। हाल के महीनों में वॉशिंगटन ने खास तौर पर लिथियम, कॉपर और रेयर अर्थ जैसे क्रिटिकल मिनरल्स में बढ़ती इंटरेस्ट दिखाई है, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाई करने की उनकी जरूरत लगातार बढ़ रही है। पाकिस्तान के पास बालोचिस्तान और नॉर्दर्न बेल्ट में बड़े अनटैप्ड रिजर्व्स मौजूद है और यूथ्स यही पोटेंशियल एक्सप्लोर करना चाहता है। मॉडर्न माइनिंग टेक, रेगुलेटरी सपोर्ट और क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन्स के एंजल्स के साथ। अगर ये कोऑपरेशन आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान को फ्रेश कैपिटल इनफ्लो, नए इंडस्ट्रियल जॉब्स और एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन जैसी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, जो इकोनॉमी के लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकती है। साथ ही ये पाकिस्तान को चाइना सेंट्रिक इकोनॉमिक मॉडल से थोड़ा बैलेंस करने का भी मौका देता है, जिससे उसकी फॉरेन पार्टनरशिप्स ज्यादा ब्रॉड और फ्लेक्सिबल बन सकती है। पाकिस्तान इस समय डेवलपमेंट डील्स के पीछे दौड़ रहा है, लेकिन उसकी इकोनॉमी और गवर्नेंस दोनों गंभीर दबाव में है। सबसे बड़ा मुद्दा है बढ़ता एक्सटर्नल डेट। 2025 तक ये $130 बिलियन पार कर चुका है और CPEC से जुड़े चाइनीज लोन्स इसका एक बड़ा हिस्सा है। इतनी भारी रीपेमेंट लोड ने फिस्कल ब्रीदिंग स्पेस कम कर दी है। नए स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट शुरू करना तब तक मुश्किल है जब तक बाहर से और मदद न मिले। इसके ऊपर पॉलिटिकल चर्न और एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज पूरे रिफॉर्म एजेंडा को स्लो कर देते हैं। कई बड़े प्रोजेक्ट्स ग्राउंड पर इसलिए अटकते हैं क्योंकि लोकल कम्युनिटीज को लगता है कि उन्हें डेवलपमेंट में हिस्सा नहीं मिल रहा। खासकर बालोचिस्तान जैसे इलाकों में सिक्योरिटी इश्यूज भी कॉस्ट बढ़ा देते हैं, क्योंकि हर कंस्ट्रक्शन साइट को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए होती है, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को नेचुरली कॉशियस बना देता है। जियोपॉलिटिक्स इसे और ट्रिकी बना देती है। एक तरफ चाइना से डीपनिंग कमिटमेंट्स है, दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इमर्जिंग मिनरल पार्टनरशिप्स। इन दोनों शक्तियों के बीच बैलेंस बनाकर चलना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं है। पोटेंशियल जरूर है, देश के पास रिसोर्सेज है, लोकेशन स्ट्रैटेजिक है, लेकिन असली फायदा तभी मिलेगा जब गवर्नेंस जेन्युइनली इंप्रूव हो, सिक्योरिटी प्रेडिक्टेबल हो और डेट को फंडामेंटली सस्टेनेबल बनाया जाए। 2025 में यूनाइटेड स्टेट्स की सिक्योरिटी असिस्टेंस पाकिस्तान के लिए सीधी सादी मदद नहीं, बल्कि एक बेहद कैलकुलेटेड मूव है। वॉशिंगटन अभी भी पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म के लिहाज से एक जरूरी पार्टनर मानता है, खासकर अफगान बॉर्डर के आसपास सक्रिय एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क्स पर नजर रखने के लिए। इसलिए F-16 सपोर्ट, इंटेल शेयरिंग और सीमित मिलिट्री फंडिंग जारी है, लेकिन ये सब पूरी तरह मॉनिटर्ड होती है ताकि कोई भी कैपेबिलिटी इंडिया के खिलाफ टिल्ट ना कर सके।
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का डिलेमा यह है कि पाकिस्तान को इतना सपोर्ट मिले कि टेरर थ्रेट्स कंटेन हो, लेकिन इतना भी नहीं कि साउथ एशिया की मिलिट्री बैलेंस बिगड़ जाए। इंडिया इस होल इक्वेशन को काफी सस्पिशियस नजर से देखता है और इसी वजह से हर नई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पाकिस्तान सिक्योरिटी इंटरैक्शन पर रीजनल टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ जाता है। इसका मतलब यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एड एक तरह से डबल एज्ड स्वॉर्ड है। एक तरफ टैक्टिकल सिक्योरिटी को मजबूत करती है, दूसरी तरफ मिसट्रस्ट को भी फ्यूल करती है। स्टेबिलिटी तभी आएगी जब वॉशिंगटन, इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली तीनों ट्रांसपेरेंट डायलॉग और वेरिफिकेशन पर एक वर्केबल फॉर्मूला बना सके। पाकिस्तान को लेकर पश्चिमी देशों की सोच आज दो अलग दिशाओं में बंटी हुई दिखती है। एक तरफ कुछ यूरोपियन और पॉलिसी सर्कल्स मानते हैं कि अगर इस्लामाबाद सच में रिफॉर्म्स करे, गवर्नेंस सुधारे, इकोनॉमी स्टेबलाइज करे, तो ट्रेड पार्टनरशिप्स, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स और सिक्योरिटी कोऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान एक प्रोडक्टिव रीजनल प्लेयर बन सकता है। ईयू की स्ट्रैटेजिक डायलॉग और नए ट्रेड इनिशिएटिव्स इसी होपफुल नजरिए को रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वेस्टर्न एनालिस्ट्स का एक बड़ा हिस्सा काफी स्केप्टिकल है। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान अपनी पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी, मिलिटेंट थ्रेट्स और चाइना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच बैलेंसिंग जैसे मुश्किल समीकरणों को संभालने में अभी भी संघर्ष कर रहा है। सीपीसी की स्लो प्रोग्रेस और चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स पर बार बार होने वाले अटैक्स भी इस चिंता को और गहरा करते हैं। नतीजा यह है कि वेस्ट की पॉलिसीज भी मिक्स्ड रहती है, थोड़ी सपोर्ट, थोड़ी कॉशन और लगातार डिमांड की पाकिस्तान ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दिखाए। आने वाले सालों में इस्लामाबाद ग्लोबल स्टेज पर कैसा रोल निभाएगा, ये काफी हद तक इसी बैलेंसिंग एक्ट पर निर्भर करेगा। आखिर में बात साफ है, पाकिस्तान आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर दिशा चुनौती भी है और मौका भी। अंदरूनी तौर पर टीटीपी से लेकर बलोच इंसर्जेंट्स तक हिंसा तेज होती जा रही है और ये दिखाता है कि सिक्योरिटी और पॉलिटिकल इंक्लूजन दोनों में गहरे सुधार की जरूरत है। दूसरी तरफ इकोनॉमी भी भारी दबाव झेल रही है। सीपीसी जैसी बड़ी एम्बिशंस अभी जमीन पर उतनी तेजी से नहीं चल पा रही और डेट व गवर्नेंस की कमजोरियां पूरे ग्रोथ मॉडल को धीमा कर देती है। इंटरनेशनल फ्रंट पर भी हालात आसान नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स की कॉशियस एंगेजमेंट, चाइना की ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन और वेस्ट की डिवाइडेड एक्सपेक्टेशंस सब मिलकर पाकिस्तान के लिए एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट तैयार करते हैं। अब सवाल यह है कि इस्लामाबाद कौन सा रास्ता चुनता है। क्या ये कंट्री रिफॉर्म्स, सिक्योरिटी स्टेबलाइजेशन और स्मार्ट डिप्लोमेसी के जरिए आगे बढ़ेगा, या फिर अंदरूनी तनाव और रीजनल प्रेशर्स इसे और पीछे खींच देंगे। आने वाले साल तय करेंगे कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जाता है या एक और अनसर्टेन चैप्टर की तरफ बढ़ता है। आप सभी का दिल से शुक्रिया कि आपने ये पूरा विश्लेषण सुना। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और पॉलिसी 360 को सब्सक्राइब करना न भूलें।